हेलो दोस्तों, एडिटोरियल टेक्स्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ उनके विचारों से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था। उम्मीद होगी कि उस वीडियो से आपको जयप्रकाश नारायण के विचारों से संबंधित एक थोड़ी बहुत अच्छी आइडिया लग गया होगा, जिससे कि आप अगर परीक्षा में उससे कोई प्रश्न आते हैं उनके विचारों से तो आप उसको और थोड़ा बहुत अध्ययन करके आप पढ़ सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको उनके विचारों के बारे में लग गया होगा। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये है राम मनोहर लोहिया जी पे। राम मनोहर लोहिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। आजकल देखते होंगे कि हर कोई नेता जो है कि जब बिहार, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात जब करेंगे, सरकार की बात करेंगे, तो उसके नेता जनरली लोहियावादी विचारधारा की, हम लोहियावादी विचारधारा की ओर जा रहे हैं, हम लोहियावादी हैं और इस विचारधारा पे अपनी सरकार चलाते हैं। बहुत सुना होगा आपने। तो दोस्तों, ये लोहियावाद है क्या? आखिर राम मनोहर लोहिया ने ऐसी कौन सी विचारधारा दी थी जो लोहियावाद के नाम से प्रसिद्ध हो गई और आज तक भी उस विचारों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये वीडियो बेसिकली आज इसी पे है और ये मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी कभी ना कभी इस पे प्रश्न जरूर बनाएगी, क्योंकि अभी तक राम मनोहर लोहिया से उसने कोई टिप्पणी नहीं, हो सकता है टिप्पणी के रूप में पूछ दे आपसे, या हो सकता है पूरा प्रश्न पूछ दे कि राम मनोहर लोहिया के विचार क्या थे, राम मनोहर लोहिया का समाजवादी क्या विचार क्या था। तो इसी पे आज मेरा वीडियो है, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुने, देखें और मुझे लगता है कि इसके बाद आप राम मनोहर लोहिया पे कोई भी प्रश्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पहली बात तो दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने अपने विचार कई मुद्दों पे रखा। तो उसमें सबसे बड़ा तो था वो जाति संबंधी विचार थे उनके। दूसरा उनका एक समाजवादी विचार था और समाजवादी विचारों में ही वो एशियाई समाजवाद और अन्य देशों के समाजवाद, अन्य महाद्वीपों के समाजवाद पे वो अंतर बताते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इतिहास का निर्माण किस तरीके से हुआ है और हमारा जो मानव जाति का इतिहास है वो कैसे डेवलप हुआ है, इस पर भी वो अपनी बात करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण उनके विचार होते हैं वो तीन विचार हैं, जो है चौखंबा राज की संकल्पना, उनकी सप्त क्रांति जो उनके समाजवाद का आधार बना था, और एक विश्व संसद का समर्थन। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं दोस्तों जो राम मनोहर लोहिया के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली मैं उनके जाति संबंधी और समाजवादी संबंधी विचारों पे आधारित वीडियो है ये। अगले वीडियो में मैं चौखंबा राज, सप्त क्रांति और विश्व संसद की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में मैं करूंगा, क्योंकि एक साथ इतनी चीजों को छोटे से वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं ये तीन उनके जो मुख्य विचार है उस पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लोहिया का जो समाजवादी विचारधारा का जो विकास हुआ, तो उनपे दो प्रमुख विचारकों का, या कहें दो प्रमुख जो विश्व में, एक भारत के महात्मा गांधी और दूसरे एक यूरोप में जो कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इन दोनों के विचारों का लोहिया के विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा था। लेकिन लोहिया की खासियत यह थी दोस्तों कि ना तो वो पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में जाते थे और ना ही पूरी तरीके से मार्क्स के विचारों के पक्ष में गए थे। उन्होंने इन दोनों के विचारों का एक मिश्रण किया और अपनी समाजवादी विचारधारा जो है उसका उन्होंने एक समन्वयवादी समाजवादी विचारधारा उन्होंने देश के सामने रखी। और क्योंकि वो देखिए कैसे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार करते हैं, तो दूसरी तरफ वो मार्क्स के जो हिंसात्मक मार्ग थे कि उस हिंसा के जरिए जो क्रांति की बात मार्क्स करता है उसको से वो विरोध रखते हैं। उसी तरह गांधी के कुछ बातों को वो मानते हैं, जबकि गांधी की कई बातों से वो असहमत हैं। लेकिन उनके विचारों में आप गांधी और मार्क्स दोनों के विचारों का समन्वय देख सकते हैं, जो आगे आप जब उनके समाजवादी विचार अभी पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि उनके विचार जो है गांधी और मार्क्स के विचारों का समन्वय है, कहीं ना कहीं उसपे उसका प्रभाव है। अब देखिए, जब वो जाति संबंधी विचार की जब बात करते हैं लोहिया, तो वो क्या कहते हैं कि समाज में तभी एक न्यायनिष्ठ और समतावादी समाज की स्थापना हो सकती है जब हम जाति, धर्म, लिंग की असमानताओं को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल कट टू कट पॉइंट में पढ़े दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है हमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर फालतू का 2-3 घंटे का वीडियो बना के 2-3 10-15 पेज का नोट्स बना के कोई मतलब नहीं। आप पॉइंट्स कट टू कट पढ़े, इससे ज्यादा आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे।
तो वो कहते हैं कि जाति, धर्म, लिंग की असमानता को समाप्त कर न्यायनिष्ठ और समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त करने के लिए समाज में जो जातिगत विषमताएं और जातिगत विभेद जो मौजूद हैं उसको समाप्त करने के लिए उनका कहना है कि जब तक हम आम जनता की भावनाओं में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक उनके अंदर एक इस विषमता और असमानता के खिलाफ एक तड़प पैदा हम नहीं कर देते हैं, तब तक इसको समाप्त करना मुश्किल है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे वो गांधी के करीब चले जाते हैं, क्योंकि जब आप गांधी को पढ़ेंगे तो गांधी कहते हैं कि समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। समाज में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, इन सब चीजों को हम तभी समाप्त कर पाएंगे जब लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और समाज के लोग खुद आगे बढ़ के इन असमानताओं और विभेदों से अपने आप को दूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लोहिया कहाँ चले जाते हैं, गांधी के सिद्धांतों के नजदीक जाते हैं। आर्थिक बराबरी से जातीय विषमता को समाप्त कर समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। उनका, लोहिया का यह भी मानना था जो मार्क्स कहता है कि आर्थिक समानता लाओ, ठीक है, बस उसके साधन पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो वो कहते हैं कि समाज में अगर सबको आर्थिक बराबरी का अवसर मिल जाएगा तो इससे जातिगत विषमता भी समाप्त हो जाएगी और समता मूलक समाज भी स्थापित हो जाएगा। दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए, आर्थिक बराबरी से कैसे जातिगत विषमता समाप्त होती है। जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे आप देखेंगे कि वहां जातिगत विषमताएं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां अमीरी गरीबी का भेद भी बहुत होता है। लेकिन जैसे जैसे आप शहरों में, मेट्रो जैसे सिटीज में जब आएंगे तो यहाँ पे मुख्य पहचान लोगों का काम हो जाता है, मुख्य पहचान लोगों के का स्टेटस होता है और मुख्य पहचान लोगों की आर्थिक स्थिति होती है। हमें कोई पता नहीं होता है कि हमारे बगल के मकान में रहने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है, लेकिन हम उससे वैसे ही मिलते हैं जैसे अपने जाति और वर्गों के लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि आर्थिक बराबरी से जातिगत विषमता में कमी लाई जा सकती है। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि अगर हम कोई कानून बना देते हैं या सिर्फ जबरदस्ती हम आरोपित कर देते हैं तो घृणा और विद्वेष के द्वारा अगर हम जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। यह आपसी विश्वास बहाली से ही समाप्त होगा। मतलब कि जब तक समाज के लोग इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाली नहीं कर लेते हैं, तब तक इसकी जातिगत विभेद की समाप्ति मुश्किल है। और वो ये भी कहते हैं अपने विचारों में कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को न्याय प्रदान करना ही समाजवाद है। तो दोस्तों पहले उन्होंने जो जाति संबंधी विचार दिए वो यही उनके मुख्य विचारों में थे शामिल। इसके बाद वो इन विषमताओं के आधार पर ही, जैसे वो कई विषमताओं की बात करते हैं, वो नारी पुरुष की विषमता की बात करते हैं, वो रंग भेद पे अपार्थाइड मतलब जिसमें नस्ल भेद जिसको कहते हैं, रंग भेद का विभेद, आर्थिक असमानताओं की वो बात करते हैं। तो कई तरह के वो जब आगे मैं सप्त क्रांति की जब क्लास होगी या सप्त क्रांति पे जब मैं अपना लेक्चर दूंगा तब उसमें विषमताओं पे विस्तार से मैं बताऊंगा। दूसरा, जब वो समाजवादी विचारों की बात वो करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि समाजवाद को सबसे पहले समझिए दोस्तों। समाजवाद को छोटे से बहुत कम अब शब्दों में अगर समझना हो तो मोटा मोटी ऐसा समझिए कि ये पहली बात है कि समाजवाद होता है उत्पादन के साधनों पे और उत्पादन पे समाज का नियंत्रण स्थापित करता है, वितरण पे भी समाज का नियंत्रण होता है और यह निजी संपत्ति का विरोध करता है। ठीक है, समाजवाद की मोटी मोटी परिभाषा यही है। तो जब वो समाजवाद की बात करते हैं भैया तो कहते हैं कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। ये जो समाजवाद है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, इसीलिए वो पूंजीवाद और समाजवाद की जो अवधारणा चलते आ रही थी समाज में उनके समय तक, या अभी भी जो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था जो चल रही है उसके इतर वो एक अलग तरीके के समाजवाद का निर्माण करते हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, भारतीय समाज के अनुरूप हो, भारतीय आर्थिक प्रणाली के अनुरूप हो और भारतीय लोगों के अनुरूप हो। और इससे आगे बढ़कर वो पूरे एशियाई समाजवाद की बात करते हैं दोस्तों कि कैसे एशिया का समाजवाद बनना चाहिए। तो सबसे पहले वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने समाजवादी विचारों को रखते हैं। वो कहते हैं कि ऊंचे लोगों का विरोध और निम्न लोगों से अलगाव नहीं होना चाहिए। मतलब उनके समाजवादी विचारों में ये नहीं है कि जो बड़े लोग हो गए, जो आर्थिक रूप से उन्नत लोग हो गए, जिनके उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, उनका हम पूरी तरीके से विरोध कर दे और जो नीचे तबके के लोग हैं उनसे हम अलगाव बना ले। नहीं, हमें इनसे ना अलगाव बनाना है ना ऊंचे लोगों से विरोध करना है। तो करना क्या है? तो शोषण करने वाला यानी शोषण के विरुद्ध हमें क्रोध पैदा करना होगा। ठीक है, और जो शोषित हो रहे हैं उनके प्रति करुणा का भाव पैदा करना पड़ेगा।
वो कहते हैं कि हम लोगों से विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो शोषण का जो सिस्टम है, जो शोषण के करने वाले लोग हैं और जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के विरुद्ध हम क्रोध पैदा करेंगे और शोषित जो हो रहे हैं उनके प्रति करुणा का भाव भी समाजवाद है। यहीं पे वो देखिए गांधी के नजदीक जाते हैं। गांधी कहते हैं कि हमें व्यक्ति से नहीं उसकी बुराई से विरोध करना है। जब गांधी की फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो गांधी ये भी कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर की जो बुराई है हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो यहीं पे लोहिया भी जो है कहते हैं कि शोषण में जो ऊंचे लोग बैठे हैं हमें उनको नहीं खत्म करना है, बल्कि उनके द्वारा जिस प्रणाली को अपनाई गई है शोषण के लिए हमें उसके विरोध करके और उसको बदल के हमें समाजवाद की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। अब देखिए मार्क्स से कैसे जाके मिलता है। मार्क्स साफ साफ कहता है कि पूंजीवाद को खत्म करो और साम्यवाद लाओ, बस रास्ते उसके अलग हैं और लोहिया के अलग हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात लोहिया करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूंजीवाद और साम्यवाद से इतर एक नए स्वरूप का समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद में गरीबी के समान बंटवारे का भाव न होकर समृद्धि का ज्यादा से ज्यादा विस्तार का भाव है। उनका जो समाजवाद है वो कहते हैं कि हमें सिर्फ गरीबी को कम नहीं, कि सबको मतलब कि जो बहुत अमीर है उसको कम अमीर कर दिया जाए और जो कम गरीब है उसको ऊपर उठा के पर गरीबी का बराबर लेवल लग जाना चाहिए कि समाज में हर कोई एक स्तर पे आ जाए। नहीं, उनका कहना है कि जब तक हम समृद्धि को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे तब तक वो समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। यानी गरीबी और अमीरी का भेद मिटाते हुए भी हमें लोगों के समृद्धि के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करना होगा, क्योंकि समता और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समता के बिना समृद्धि नहीं आएगी और समृद्धि के बिना समता की स्थापना नहीं हो सकती है। तो वो अपने समाजवादी विचारों में मुख्यतः इन चीजों को सामने लाते हैं और मार्क्स और गांधी के विचारों का समन्वय करके अपनी एक नई समाजवादी थ्योरी देते हैं, जिसके आधार ये हैं। अब दोस्तों जब आप आगे आएंगे तो उन्होंने समाजवाद के 6 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करते हैं। वो समाजवाद का एक 6 सूत्री यानी ऐसे 6 तरीके वो बताते हैं समाजवाद को लाने का, जिसमें वो कहते हैं कि आय और व्यय में समानता लाना होगा। ठीक है, और आय व्यय की समानता लाने हेतु हमें राष्ट्रीयकरण को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसको अंतिम रूप से नहीं कि यही अंतिम है, राष्ट्रीयकरण करना ही हमारा अंतिम विकल्प है, ये नहीं, लेकिन आय व्यय में समानता लाने के लिए कुछ हद तक हमें राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को अपनानी पड़ेगी। विश्व के सभी लोगों का जीवन स्तर उठाने की वो बात करते हैं, क्योंकि जब तक सभी लोग समृद्धि नहीं पाएंगे तब फिर कहीं ना कहीं समाज में शोषण का चक्र चलता रहेगा। वो व्यक्ति मताधिकार के आधार पर विश्व संसद के निर्माण की बात करते हैं, जनतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक स्वतंत्रता की बात वो करते हैं। तो ये 6 सूत्री कुछ कार्यक्रम है उनके दोस्तों, जो समाजवाद लाने के लिए वो बताते हैं। अब वो देखिए कैसे समाजवाद की जो भारतीय धारणा है और जो समाजवाद का जो अन्य दुनिया में जो समाजवादी व्यवस्थाएं या डेवलपमेंट मॉडल जो आए हैं उससे वो भारतीय और एशियाई समाजवाद को अलग कर देते हैं। कैसे देखिए, उनका कहना है कि एशियाई समाजवाद का स्वरूप पश्चिम के देशों के विकास मॉडल से अलग होना चाहिए। क्यों? पश्चिम का विकास मॉडल एशिया से भिन्न होना चाहिए और इसी क्योंकि उनका कहना है कि जो पश्चिम के जो देश हैं उन्होंने जो अपना डेवलपमेंट किया, उन्होंने जो अपना विकास किया, वेस्टर्न कंट्री जिन्होंने जिस मॉडल को अपनाया है उस मॉडल से भारतीय मॉडल या ये एशिया का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? वहां की उत्पादन प्रणाली अलग है, यहाँ की उत्पादन प्रणाली अलग है। यहाँ जनसंख्या का ज्यादा है, ये औपनिवेशिक देश रहे थे, मतलब ये गुलाम रहे थे, ये तृतीय विश्व के देश कहलाते थे। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी, यहाँ गरीबी ज्यादा था, यहाँ बेरोजगारी ज्यादा था, भूमि का वितरण सही नहीं था। तो दोस्तों इस वजह से वो कहते हैं कि जो तृतीय विश्व के देश हैं उसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा जनसंख्या अधिक थी, इसलिए पश्चिम के विकास मॉडल को एशियाई विकास मॉडल का आधार नहीं बनाया जा सकता है। पश्चिम में दोस्तों आपको पता होगा कि औद्योगिकरण हुआ, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ, फिर जर्मनी में, जापान में, हर जगह औद्योगिकरण हुआ, अन्य देशों में। तो वहां बड़े मशीनों और औद्योगिकरण को आधार बनाया गया। लेकिन लोहिया कहते हैं कि अगर हम बड़े मशीनों और औद्योगिकरण को का समर्थन करेंगे
तो इससे हमारा धन भी ज्यादा अपव्यय होगा, लोगों की बेकारी बेरोजगारी भी कम भी नहीं होगी और ये गरीबी को भी दूर करने में सक्षम नहीं होगा। तो इसीलिए वो एशियाई स्वरूप में लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व की स्थापना करते हैं। क्योंकि और वो कहते हैं कि लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना हमें इसलिए करनी होगी क्योंकि इसकी स्थापना में एक तो व्यय कम होगा, दूसरा ये अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। आज भी आप देखेंगे कि एमएसएमई जो हमारा है वो सबसे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे वो रोजगार क्रिएट करने के, इसलिए सरकार ने एमएसएमई के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, उसको आगे आप देखेंगे। तो लघु और कुटीर उद्योगों को वो स्थापना पर महत्व देते हैं और यहाँ देखिए वो गांधी से बिल्कुल मिलते हैं। गांधी की विचारधारा भी कहती है कि वो गांधी भी बड़े औद्योगिकरण के खिलाफ थे, बड़े मशीनों के खिलाफ थे और गांधी लघु और कुटीर उद्योग के महत्व प्रदान करते हैं। तो देखिए गांधी से वो कैसे मिलते हैं। वो संपत्ति का समाजीकरण करते हैं और सहकारी कृषि का समर्थन करते हैं। दोस्तों वो एशियाई स्वरूप में कहते हैं कि संपत्ति का समाजीकरण हो, निजी संपत्ति के भाव खत्म हो और सहकारी कृषि को बढ़ावा देकर हम एशियाई समाजवाद का स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उनके मोटे मोटे कुछ राम मनोहर लोहिया के विचार हैं। इसी क्रम में वो इतिहास निर्माण की जब बात करते हैं कि हमारा इतिहास कैसे निर्मित हुआ, तो वो कहते हैं कि जाति और वर्गों के समन्वय और विरोध और उनके बीच परस्पर घात प्रतिघात से और दोनों के बीच द्वंद्व होने से जाति हमारे मानव जाति का इतिहास बना है। वो कहते हैं कि दोस्तों की जाति जो है वो गतिहीन अस्थिर अवधारणा है, जबकि वर्ग की जो अवधारणा है वो बिल्कुल गतिशील अवधारणा है। तो यही जो गतिहीन और गतिशील अवधारणाओं के बीच में जब द्वंद्व पैदा होता है तो हमारा धीरे धीरे समाज निर्मित होता है और यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दोस्तों मार्क्स भी अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कहता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन चीजों को कहता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद से ही समाज का विकास हुआ है। और वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए कहता है कि हम समाज, हमारा इतिहास कैसे निर्मित हुआ है। वही जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसको आप कहते हैं, वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है मार्क्स की थ्योरी जो है वहां पे ये जाति और वर्ग संघर्षों में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसके आधार पे ये इतिहास निर्माण की बात लोहिया करते हैं। दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने भारत छोड़ो और आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जेपी के साथ भूमिगत होकर अपना जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया था और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं दोस्तों, जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष यानी द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और एक उन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया था मैनकाइंड। तो ये सब चीजें आप पीटी पे याद कर सकते हैं और मेंस के लिए आपको ये सारे विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले वीडियो में मैं चौखंबा राज, सप्त क्रांति और विश्व संसद की उनकी जो बात है उसको मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। दोस्तों मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आप अभी तक जिस ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करते आ रहे हैं, अगर आपको मेंस में सफलता लेनी है तो आपको उस ट्रेडिशनल वे को छोड़ना पड़ेगा कि आपने नोट्स उठाया, आपने रट्टा मारा और आप तैयार नहीं। आपको बीपीएससी के मॉडल को समझना पड़ेगा, उसके मेंस में क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे कम से कम चीजों को पढ़ते हुए भी अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा दोस्तों कि आपको प्रश्न के पीछे नहीं भागना है, प्रश्न के पीछे नहीं। अगर आप प्रश्न के पीछे भागेंगे आप सफल नहीं होंगे। आप उस कोर एरियाज को पकड़ने की कोशिश करें जहां से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। आप अगर उस कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, अगर उस पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हर सेक्शन में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 का पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट हो, पेपर 3 का चाहे तीनों पार्ट हो, इसमें से मुश्किल से 50 ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिसपे अगर आपने अपनी पकड़ तैयार कर ली तो आप यकीन मानिए कि चाहे कुछ भी पूछे बीपीएससी मेंस में आप उसको लिखने के लिए सक्षम रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही होगा। अगले वीडियो में मैं इनके लोहिया के अन्य विचारों पे बात कर लूंगा और एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा कि पेपर 1 पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है दोस्तों कि पेपर 1 का जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं उसके पार्ट 2 पे और दूसरे सेकंड पेपर के उन हिस्सों पे चर्चा करूंगा जिसमें ये चर्चा का बिंदु होगा कि आखिर क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए और कितना कम से कम पढ़कर अधिक से अधिक सफलता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा जाए।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एडिटोरियल डेस्क को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने में आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको थिंकर्स वाले सारे पार्ट मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे निपटा दूं और आप जब इसको देख भी लें और एक उसके पॉइंट्स अगर नोट करते चले जाएं तो आपको परीक्षा में बिल्कुल आसान तरीके से थिंकर्स की के जो क्वेश्चन है वो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।